शान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और अमूमन जब भी हम बात करते हैं कृषि या उससे जुड़े तमाम क्षेत्रों की, हम सभी जानते हैं कितनी मेहनत जो है हमारे अन्नदाता यानी जो किसान भाई बहन हैं उनको करनी पड़ती है और कृषि क्षेत्र में तमाम चुनौतियाँ भी होती हैं। लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए, अब हमारा जो कृषि है ये आगे बढ़ रही है आधुनिक कृषि की तरफ और इस आधुनिक कृषि में जो एक बड़ा योगदान है वो हमें मशीनों का भी नज़र आता है। आज खासतौर से विचार विमर्श में हम बात करेंगे कृषि में मशीनों के महत्व की, यानी किस तरीके से जो मशीनें हैं उन्होंने कृषि के कार्य को काफ़ी हद तक सरल बनाया है। और इसी का दूसरा पहलू अगर देखा जाए, जो हम कह सकते हैं जो लागत है उसमें भी कमी आती है और उसके साथ साथ एक गुणवत्तापूर्ण जो उत्पाद है वो एक किसान को प्राप्त होता है, जिसके ज़रिए अच्छी आमदनी या अच्छा मुनाफा किसान को मिलने लगा है। लेकिन कैसे आधुनिक कृषि की तरफ हम अग्रसर होंगे और ज़्यादा जो मजबूती है कैसे आएगी और ज़्यादा जो मशीनों का इस्तेमाल है क्या उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकेगी, या पूरी निर्भरता की जब बात की जाती है, कई ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से हम मान सकते हैं मशीनों पर निर्भर हैं, जहाँ खेती की जाती है और काफ़ी अच्छी जो कृषि क्षेत्र है उनका उसमें काफ़ी सफलता हासिल हुई है, जो किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है। और किस तरीके से जो हमारे किसान हैं उनको मजबूती मिल सकेगी, उनकी जो तमाम चुनौतियाँ हैं उनको कुछ सरल बनाया जा सकेगा मशीनों के ज़रिए। कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब हम लेंगे हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं उनसे। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वी.एन. काले जी, आप अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रमणि मिश्र जी, आप संभागाध्यक्ष हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि अभियांत्रिकी संभाग में। और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, आप सिवा भुवनेश्वर उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जब कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की बात की जाती है तो जो महिलाएं हैं कैसे मशीनों का लगातार इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही हैं और इस कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार भी कर रही हैं। तो आइए चर्चा की हम यहाँ शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि उपकरण खेती को किसानों के लिए सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं ताकि खेती की लागत में कमी लाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सके और फसल के नुकसान में कमी लाई जा सके। कुल मिलाकर महंगी होती खेती और बदलते परिवेश के अनुरूप बदल रहे नए कृषि यंत्रों और उनकी प्रणालियों के महत्व को किसानों को समझना होगा, तभी हम खेती से लाभ लेकर बेहद आसान बना सकते हैं। आज के दौर में खेती को उन्नत बनाने में आधुनिक कृषि यंत्रों की बहुत अहमियत है। किसान रबी सीजन में जुताई और बुआई आधुनिक यंत्रों के उपयोग से कर सकता है। कुछ यंत्र जिनकी कीमत किसान की पहुंच में हो और उनकी उपयोगिता भी लगातार हो, उन्हें आप खरीद सकते हैं या फिर कई यंत्रों को भाड़े पर लेकर अपना काम आसान कर सकते हैं। रोटावेटर 35 हॉर्स पावर या इससे ऊपर के हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में संचालित होने वाला उपकरण है, जो बीज की बुआई के लिए की जाने वाली प्रक्रिया जैसे जुताई से लेकर बीज बुआई तक के सभी काम को जरूरत के मुताबिक कर सकता है। प्लेन रोटावेटर खरीफ की पिछली फसल अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट करने के साथ साथ पडलिंग और हरी खाद की फसलों को खेत में मिलाने का काम भी अच्छी तरह से करता है। बदलता जलवायु, मॉनसून में देरी हमेशा धान के किसानों के लिए समस्या का विषय रहा है। इसके अलावा धान में आने वाला लागत खर्च भी अन्य फसलों की तुलना में अधिक होता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए
गेहूं में जीरो टिलेज तकनीक की तर्ज पर धान में सीधी बुआई की तकनीक को विकसित किया गया है। इससे गेहूं और मक्का की सीधी बुआई की जाती है। समय की 56% और लागत की 43% तक बचत होती है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 50,000 रुपये तक होती है। पराली जलाने से न केवल वायु दूषित होकर पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है, क्योंकि पराली जलाने से खेत की मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। पराली से निपटारा करने के लिए हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल करना भी एक बेहद कारगर उपाय है। इस मशीन की सहायता से किसान पराली की समस्या से ही निजात पाने के साथ अपने खेतों की एक साथ कम समय और कम लागत में जुताई और बुआई का काम कर सकते हैं। पराली मिट्टी में मिलकर जैविक खाद का काम भी करती है। हैप्पी सीडर को 45 से 50 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर से एक दिन में करीब 6 से 7 एकड़ खेत की बुआई आसानी से की जा सकती है। इस तरह हैप्पी सीडर मशीन पराली वाले खेतों में गेहूं की बुआई कर देती है, जिससे किसानों की उपज भी बढ़ती है और खर्च भी कम आता है। फसल अवशेषों को निपटाने के लिए मल्चर यंत्र का इजाद किया गया है, जो फसलों के अवशेष निपटाने में किसानों के लिए काफी मददगार है। देश में किसानों को कम दरों पर जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाते हैं। सभी राज्य के कृषि विभाग अपने प्रदेश के किसानों के लिए समय समय पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगते हैं और उस आवेदन पर चयनित किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाते हैं। किसान इसका लाभ ले सकते हैं। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से एक मध्यम गति के साथ ही हमारी जो कृषि क्षेत्र है वो आगे बढ़ा और एक निर्भरता जो है वो अब धीरे धीरे आने लगी है अलग अलग मशीनों पे। एक समय था जब काफ़ी लंबा समय लगता था कृषि क्षेत्र के लिए। अगर आप फसल की कटाई भी करने जा रहे हैं तो कई दिन उसमें लगते थे, मानव श्रम काफ़ी लगता था और एक किसान की लागत लगती थी, क्योंकि अलग अलग लोग जो हैं वो कटाई के लिए आते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में एक विकल्प जो है हमारे पास मशीनों का, उसने कैसे इस तस्वीर को बदला है और क्या ये जो तस्वीर बदली है ये कृषि क्षेत्र को पूरी तरीके से बदल पाएगी या नहीं, इस पर हम जानेंगे। और इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर मिकाली साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम कृषि क्षेत्र में बात करते हैं किस तरह का योगदान आप देख पाते हैं मशीनों का और क्या महत्व खासतौर से कृषि क्षेत्र के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि यंत्रीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हमारे कृषि के अंदर, और इसी से हमारी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ सकता है। और आपने देखा होगा कि जब हमारा कोरोना पीरियड था तब आपने देखा होगा कि सिर्फ वहाँ पे मैन पावर की बहुत उपलब्धता कमी थी और मशीनों ने ही बहुत बड़ा योगदान वहाँ पे दिया है। और आपने देखा होगा कि सारी जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को मिला है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कृषि यंत्रीकरण के कारण जो हासिल हो गई। तो कृषि यंत्रीकरण और बहुत सारे महत्व है कि हम उसमें श्रम भी हम लोग बचत कर सकते हैं और हम लोग बाकी जो हमारी इनपुट्स है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो कृषि यंत्रीकरण का बहुत बड़ा योगदान ये हमारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता के लिए है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ उत्पादन की हम बात करते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि जब गुणवत्तापूर्वक उत्पादन की हम बात करते हैं कैसे ये हमें मिल सकता है, क्योंकि उसके साथ ही किसान का जो मुनाफा है वो जुड़ा है। और अक्सर यहाँ अगर बात की जाए डॉक्टर मिश्र, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि अब हमें आधुनिक कृषि को अपनाना होगा, क्या हम मान के चलें कि जो आधुनिक कृषि है वो अभियांत्रिक कृषि हमें नजर आएगी आने वाले समय में? बिल्कुल, ये पूरे विश्व में इस बात की मान्यता है कि जो भविष्य की कृषि है वो अभियांत्रिकी कृषि होगी। और अभियांत्रिकी कृषि का कारण इसलिए भी है कि आपको पता है कि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं ना, लैंड कम होगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की इनकम
जो है वो भी बढ़ रही है। ऐसे इतनी व्यवस्थाएं, इस तरीके के बदलाव आ रहे हैं कि इनकम बढ़ रही है, तो उनके खाने का जो तरीका होगा वो बदलेगा। और इन सब चीज़ों में ये आएगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि सीमित रिसोर्सेज से ज़्यादा पैदावार ज़्यादा लोगों के लिए, ये हम कहते हैं ना, तो वो कैसे आएगा? मशीनीकरण से आएगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि पूरे विश्व बिरादरी में जो कृषि में जो वैज्ञानिक और कृषि में लगे जितने लोग हैं, उनका ये मानना है कि 20वीं शताब्दी की जो 20 टॉप इन्वेंशन हुई हैं उसमें मशीनीकरण और ऑटोमेशन एक है। हमारे नहीं, पूरे विश्व में। अब उसकी पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। तो टॉप 20th इन्वेंशन में से ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन एक है। और इसी कारण जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, वहाँ पर केवल 2% पॉपुलेशन कृषि में लगी है, और वो 98% जो बाकी बच्चे उनके लिए भी और विश्व के दूसरी जगहों के लिए भी प्रोड्यूस कर रही है। और ये सब कैसे हुआ? मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन से हुआ। तो बिल्कुल ये समझने की जरूरत है कि जो इंजीनियरिंग है, मैकेनाइजेशन है, वो हमारी भारतीय कृषि का भी वही भविष्य है, और उसी लाइन में हमें काम करने की आवश्यकता है, और बहुत कुछ काम किया जा रहा है। जी, और हम मान सकते हैं उसी दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और जैसा आपने कहा, जब मशीनीकरण की बात की जाती है तो मशीनीकरण सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो बड़ी बड़ी मशीन है जिनका प्रयोग हम खेतों में करते हैं, हमारे जो किसान हैं वो प्रयोग करते हैं, और छोटे किसान को शिकायत होती है कि इतनी बड़ी मशीन का तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कृषि यंत्र हैं, कृषि उपकरण हैं, उन पर भी अब हमारे जो किसान हैं निर्भरता उनकी नज़र आती है, क्योंकि उनके काम को काफ़ी सरल वो बना रहे हैं। और खासतौर से जब खेतों की हम बात करते हैं, जो महिलाएं हैं, ना सिर्फ फसल कटाई की बात की जाए, और भी ऐसे कृषि कार्य हैं जिसमें वो शामिल रहती हैं, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से जो हमारे कृषि यंत्र हैं, उपकरण हैं, वो हर संभव मदद दे रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर संतोष, आपसे हम जानना चाहेंगे, महिलाओं की भागीदारी की अगर हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, हम सभी जानते हैं उस बारे में, लेकिन जब हम कृषि कार्यों को देखते हैं, उसको सरल और सुलभ बनाने के लिए किस तरीके से आपको लगता है जो मशीनें हैं वो काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही हैं? सभी अन्नदाता किसान भाई बहनों को मेरा सत नमन। इस कोरोना काल में जो आप लोगों ने देश को, अर्थव्यवस्था को सीढ़ी पे लाने के लिए जो बड़ा योगदान दिया है, उसका पूरा विश्व लोहा मान रहा है। और वो हमारे अन्नदाता किसान भाइयों की वजह से ही ये हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे रह गई। तो उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम लोग का एक कर्तव्य भी बनता है कि अगर उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम लोग गवर्नमेंट के होकर के, विभिन्न शोध संस्थानों के होकर के उनके लिए भी कुछ करें। तो ये जो हमारा संस्थान है कृषि में महिलाओं पे अनुसंधान केंद्र, तो इसमें सारा काम महिलाओं के लिए होता है। तो महिलाओं को आप जानते हैं, सुबह 4 बजे अगर वो उठ जाती हैं तो उनका काम 4 बजे से शुरू होता है, बिल्कुल, और रात के 10-11 बजे तक खत्म होता है। तो इस बीच में अगर उनको लीजर टाइम देखा जाए तो खाना बनाने के बाद 3 से 4 बजे के बीच में 1 घंटे का मुश्किल से फुर्सत मिल पाती है। वो कहीं अपने आप मैनुअल काम करती हैं, कहीं मशीनों की सहायता से काम करती हैं। तो इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं का जो उनका कष्ट साध्य काम है, उसको मशीन के द्वारा कैसे कम करें और उनका समय कैसे बचा पाए। जैसे कि मैंने समय की बात किया, सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, तो उनका समय अगर हम बचा पाएंगे तो निश्चय ही वो समय अपना किसी प्रोडक्टिव कामों में लेके आ पाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे संस्थान ने उड़ीसा राज्य में 44 कस्टम हायरिंग सेंटर खोले हैं, और उस कस्टम हायरिंग सेंटर में हमने 25-25 हजार की मशीनें उपलब्ध कराई हैं। उससे क्या हो रहा है, महिलाओं जो वहां से हायरिंग करती हैं, उनका तो पैसा जो पहले मैनुअल करते थे समय बचता है, और कम पैसे में वो चीज मिल जाती है उनको कस्टम हायरिंग से, क्योंकि उनके पास लागत नहीं है ज्यादा बड़ी मशीनें खरीदने का। और के साथ ही साथ जो कस्टम हायरिंग सेंटर है किसी ग्रुप के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो उस कस्टम हायरिंग से जो कुछ इनकम होती है, उस इनकम को उस ग्रुप में बांट देते हैं। तो इससे मतलब विन विन सिचुएशन है, दोनों तरह से काफी लाभकारी हैं जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि कोरोना काल में भी यूं ही नहीं हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं कृषि को, बल्कि पूरी तरीके से हम कह सकते हैं जो सहारा दिया कृषि क्षेत्र ने। और खासतौर से अगर डॉक्टर विन खाली हम बात करें, यहाँ जो अभी जिक्र किया डॉक्टर संतोष ने कस्टम हायरिंग सेंटर्स का,
एक तरीके से हम मान सकते हैं कि किसानों के बीच पहुंचने के लिए, किसान की जो समस्याएं चलती थी, मशीनों की बात होती थी और एक समस्या रहती थी कि बहुत महंगी मशीन हो सकती है, किसान जो है उसके पास नहीं पहुंचेगी। छोटे या सीमांत किसानों की अगर बात की जाए तो उनके पास और ज़्यादा मशीनों की पहुँच हो सके, उसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। हाँ, जैसा कि मेरे मित्र डॉक्टर साहब ने चर्चा की है, कृषि यांत्रिकी के बारे में जो महत्व बताया उन्होंने, तो इसी को उद्देश्य रखते हुए भारत सरकार ने एक सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक उद्देश्य लेके ताकि पूरे भारत में जो है कृषि यांत्रिकरण का प्रचार और प्रसार बढ़ जाए, इसके लिए एक डेडिकेटेड स्कीम जो है भारत सरकार ने शुरू की 2014-15 में। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक आप इसको आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारे जो है लगभग 86% जो है हमारे किसान जो है छोटे सीमांत हैं। तो यहाँ उनके तक अगर जब तक ये किसान मशीनरी पहुंचेंगी नहीं तब तक आप एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन आप देख नहीं सकते। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये जो है प्रोत्साहन के रूप में ये जो एक स्कीम जो SMM जो स्कीम है वो भारत सरकार ने लॉन्च किया। इसमें आप देखेंगे कि विविध प्रावधान है। उसमें से मैं एक कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत ही मतलब फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारा जो है इस पर्टिकुलर स्कीम में है। तो इसमें आप देखेंगे कि हम लोग लगभग 40% जो है उसमें उसको लगभग 60 लाख के प्रोजेक्ट तक के में हम लोग 40% उनको सब्सिडी प्रदान करते हैं। और जो सीमांत और जो लघु किसान है अगर एक ग्रुप बना देंगे तो उनको लगभग हम 80% उसको सब्सिडी प्रदान करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि 80% तक सब्सिडी जो है वो किसानों को दी जा रही है। लेकिन इसके लिए लक्ष्य जो है वो क्या रखा गया काले साहब के, तो हर एक गांव तक इसकी पहुंच होगी? तो इसमें और आगे मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हमारी स्पेसिफिक प्रोविजन है, उसमें 95% हम लोग उसको सब्सिडी प्रदान करते हैं ग्रुप ऑफ फार्मर्स के लिए। तो आप देखेंगे कि 2014-15 से लेके अब तक जो है भारत सरकार ने लगभग 60,000 जो है कस्टम हायरिंग सेंटर को अनुदान प्राप्त दिया है। और आगे हमारे एक लक्ष्य है, अभी हम लोग ब्लॉक लेवल तक पहुंच चुके हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोग हर एक विलेज में एक कस्टम हायरिंग सेंटर हो, ऐसी हमारी एक मतलब आगे जो है हमारी नीति है। और दूसरा एक और मैं बताना चाहूँगा कि एक हाईटेक हब के नाम पे भी हमारी एक स्कीम है, उसमें तो प्रोविजन है। तो उसमें लगभग जो है बहुत लगभग 2.5 करोड़ रुपए तक का वो एक प्रोजेक्ट बना सकता है। उसमें 40% सब्सिडी दे ताकि वो बहुत लार्जर एरिया में वो कवर सकता है और बड़ी बड़ी मशीन भी और जो एडवांस मशीनरी उसमें वो उपलब्ध करा सकता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से बहुउद्देशीय ये बहुत अच्छी सफलतापूर्वक जो स्कीम है भारत सरकार ने लॉन्च की। यानी मान सकते हैं देखिए सरकार हर स्तर पर किस तरीके से प्रयास कर रही है और मशीनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 95% तक का अनुदान जो है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दिया जा रहा है। और कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है वो समूह में अगर खेती करेंगे तो और लाभ जो है उनको समूह में रहकर हो सकता है। मशीनों की भी अगर बात की जाए, लेकिन यहाँ डॉक्टर मिश्र अगर देखा जाए जो एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है या किसी भी मशीन की हम बात करते हैं, कैसे उस दिशा में आगे बढ़ा जाता है? क्योंकि समस्याएं लगातार किसानों की हैं। हर एक मशीन जो है काफ़ी वक्त लेती है, ना सिर्फ बनने में बल्कि उस पर भी बाकायदा शोध किए जाते हैं। कैसे इसकी शुरुआत होती है और आज के समय की अगर बात की जाए कौन सी ऐसी मशीनें हैं जिनकी आवश्यकता है और जिनका चलन जो है अब किसानों ने बढ़ा दिया? अब जैसे काले साहब बता रहे थे कि किसी में जो कस्टम हायरिंग का बात है उसे वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप आया है, क्योंकि किसान जो है वो महंगी मशीनों को सीधे खरीदें अपने लिए ये ज़रूरी नहीं है। और हर एक जो पावर्ड मशीनें हैं उनका एक कम से कम उनकी जो अर्थशास्त्र है वो ठीक रहे, उसके लिए ज़रूरी होता है कि सर्टेन मिनिमम घंटे वो चले साल भर में। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप हुआ है। और इसमें जो एक पहलू और भी है कि ढेर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये भी है जो हम एक ग्रामीण जो एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। रिसर्च की जहाँ तक बात है, ये इस पर निरंतर शोध चलता रहता है। जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है जिसमें ICAR के सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। लेटेस्ट जो चल रहा है वो प्रिसीजन मशीन की तरफ चल रहा है और कंजर्वेशन मशीनरी की तरफ ज़्यादा काम हो रहा है। प्रिसीजन मशीनरी की बात हम करते हैं कि भाई जो इनपुट है वो हम
कम खर्च करें। जो अभी जो वाइटल इनपुट हैं एग्रीकल्चर में, वो है सीड है, फर्टिलाइज़र है, इरिगेशन वाटर है, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल है, ये वाइटल इनपुट हैं। और इवन मशीनरी को आपको बताऊं कि मशीनरी को भी एक इनपुट माना जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा दो, एक नॉलेज और एक हम क्या कहते हैं एक्सटेंशन की बात जब कहते हैं, और क्रेडिट जी। तो ये 7 वाइटल इनपुट माने गए हैं। उसमें एक मैकेनाइजेशन भी एक इनपुट है जी, और बाकी सारे नॉन इंजीनियरिंग इनपुट है, ये एक इंजीनियरिंग इनपुट है। लेकिन उन सारे की इफिकेसी, इफिशिएंसी और कितना प्रिसीजन से अप्लाई किया जा सकता है, ये एक इंजीनियरिंग इनपुट पर डिपेंड करता है। यानी इनका जो समावेश है और उसको सही ढंग से कैसे लाया जाए। तो अभी हमारी कोशिश जो है कि कैसे प्रिसीजन मशीनों पे जोर दिया जाए, सेंसर आधारित मशीनों पर जोर दिया जाए जी। और उसके अलावा जो नई विधाएं आ रही हैं, हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको किस तरीके से एग्रीकल्चर मशीनरी में लाया जाए, डाटा एनालिटिक्स है, इसको किस तरीके से जाए, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, रोबोट टेक्नोलॉजी है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक बड़ा महत्वपूर्ण इस पर एक प्रोजेक्ट अभी फॉर्म किया है कि इन जो विधाएं हैं, इन टेक्नोलॉजीज पर गहन अध्ययन होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए और फार्मर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लेकर के हमें आना है। इसके साथ ही डॉक्टर संतोष, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने जिक्र किया, अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करते हैं कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं वो कोरोना काल में भी हमने देखे पूरी तरीके से, एक तरीके से हम मान सकते हैं कि वहाँ लगातार जो काम है वो होता रहा। लेकिन जब महिलाओं को और ज़्यादा मजबूती की बात कही जाती है, सशक्तिकरण की बात कही जाती है, सशक्तिकरण और साथ ही साथ मशीनीकरण को अगर देखा जाए, आपको लगता है ये एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर कर सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि भारतवर्ष को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और उसको बनाने के लिए हमको एक सशक्त भारत और एक समर्थ भारत बनाने की जरूरत है जी। और हमारा सशक्त भारत और समर्थ भारत तभी बन पाएगा क्योंकि हमारा ये कृषि प्रधान देश है, और कृषि के में जो हम उत्पादन को दुगना कैसे कर पाएंगे, जो कि हमारा एक नेशनल एजेंडा भी है, डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो फार्मर्स इनकम को अगर डबल करना है तो हमें फार्मर्स के साथ जरूर ही जुड़ना पड़ेगा। और नई धारणा आई है कि जो वोकल फॉर लोकल जी, बिल्कुल, लोकल उत्पाद हैं, जो पार्टिकुलरली महिलाएं लोकल उत्पाद में जुड़ी रहती हैं कम्युनिटी लेवल में जी, उनको मार्केट से जब तक लिंक नहीं कर पाएंगे तब तक वोकल लोकल नहीं होगा। और वोकल अगर लोकल होता है तो वो ग्लोबल भी पहुंच जाएगा, नेशनल ई मार्केट के तो जी बिल्कुल। अभी जो विदेशों की डिमांड है, हमारे पास प्रोडक्ट हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। बाहर विदेशों में ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज्यादा डिमांड है जी। तो अगर लोकल लेवल पे हम कुछ इस तरह की चीजें महिलाओं को बताएंगे कि वो अच्छे से उस चीज की खेती करें और ऑर्गेनिक चीज को पैदा कर सकें, अपना समय बचा सकें और उसको मार्केट से लिंक कर सकें जो ग्लोबल डिमांड में पहुंच सकता है, तो उसमें हम आराम से उनका इनकम को डबल कर पाएंगे जी। ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अगर देखा जाए तो उस बाजार तक भी हम अपनी जो पहुंच है उसको बढ़ा सकेंगे। और यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र काले, जैसा कि अभी डॉक्टर संतोष जिक्र कर रहे थे, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो हमने देखा हाल फिलहाल में ही जो एग्री स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं, जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अगर देखा जाए, तो क्या इन सब के ज़रिए जो सरकार है ना सिर्फ प्रोत्साहन मशीनों को है बल्कि इन मशीनों पर जो काम कर रहे हैं या इनको बनाने में जो लगे हैं, हम इन्वेंशन की बात करते हैं, हम नवाचार की हम बात करते हैं, तो वहाँ भी और ज़्यादा जो प्रोत्साहन है लगातार सरकार दे रही है। हाँ बिल्कुल सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब ने उठाया है। एक्चुअली आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी जो है स्टेप्स ले चुका है, और हम देखेंगे कि बहुत सा कृषि मशीनरी यंत्रीकरण जैसे कि हमारे पावर टिलर्स है या छोटे छोटे यंत्र है, अभी भी हम लोग बाहर से मंगवाते हैं जी। तो रिसेंटली जो भारत सरकार ने एक बहुत मुद्दे नोटिफिकेशंस जारी किया है कि जो भी पावर टिलर बाहर से आता है उसके लिए हमने रेस्ट्रिक्शन कर दिया है। उसमें हम सिर्फ अब 10% ही जो है बाहर से वो ला सकता है। जो भी मैन्युफैक्चरर अगर पहले लाता होगा तो उसको अभी सिर्फ लिमिट हमने 10% की कर दी है। और बाकी हमने अभी बहुत ही विनिम्रता जो है जो हमारे एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ हमने विचार विमर्श करके एक हम लोग रोड मैप बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स हम बाहर मंगवा रहे हैं तो क्या हम
भारत में हमारे जो है निर्माता क्या उत्पादन नहीं कर सकते। तो इस दिशा में हमने काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हमने उसको एक चिन्हित कर चुके हैं कि कौन से पार्ट जो है हम लोग अपने देश में ही बना सकते हैं और आत्मनिर्भरता की और आगे कैसे हम लोग बढ़ सकते हैं, इस दिशा में हम कार्यरत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस दिशा में हम अग्रसर हैं कि कैसे इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भरता जो है हम सभी जानते हैं, ना सिर्फ इसका आधार कृषि को हम मान रहे हैं, कृषि में जैसी ही मजबूती आएगी मशीनीकरण का उसमें एक प्रमुख योगदान हम मान सकते हैं। अलग अलग मशीनें अब देखिए हमारे किसानों के बीच पहुंच भी चुकी हैं और कुछ ऐसी मशीनें हैं जो आने वाले समय में हर एक गांव तक पहुंचेंगी, जिससे जो खेती किसानी का काम है उसमें और सरलता आ सके। लेकिन और जो मशीनें हैं कैसे वो इस कृषि को आधुनिक कृषि बना रही हैं, और जैसा हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये आधुनिक कृषि हो सकता है अभियांत्रिक कृषि कहलाए, कैसे संभव हो पाएगा, इस बारे में आगे भी इनसे हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में मशीनों के योगदान की। जी हाँ, कृषि में मशीनों का क्या महत्व है ये हम सभी अब जानने लगे हैं, लेकिन किस तरीके से इसका जो इस्तेमाल है उसको बढ़ावा दिया गया है। सरकार अपने स्तर पर लगातार जो किसान हैं उनको प्रोत्साहित कर रही है, जो मशीनें हैं उनको उपलब्ध करा रही है, वो भी अच्छे खासे अनुदान राशि पर, यानी आर्थिक मदद भी की जाती है। लेकिन खासतौर से डॉक्टर मिश्र, अगर देखा जाए जो हमारे किसान हैं नई नई चीज़ों को अपनाते हैं, तकनीकी जानकारी उनको जो है पूरी होती है, लेकिन जब आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, या एक सोच ये भी है कि जो हमारे यहाँ मशीन बनी है वो शायद हो सकता है सस्ती हो, बाहर की मशीन महंगी होगी, और ऐसा अक्सर हमारे किसान देखते भी हैं, सोचते भी हैं। और ऐसी कड़ी में जब हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, क्या ये संभव है कि हमारी जो मशीनों की जो एक तरीके से निर्भरता है उसको हम अपने देश में ही मानकर चलें, बल्कि बाहर भी जो यहाँ के निर्माता हैं वो अपनी मशीनों को बाहर भी भेज पाएँ? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है और काले साहब उस पर बात भी कर रहे थे। जी, ये जो एग्री स्टार्टअप और नवाचार की जो चर्चा की आपने, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जी और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, दोनों की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है कि कैसे ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए कि स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो अभी हाल में आपने देखा होगा कि दो एग्री हैकाथॉन जी बिल्कुल आयोजित किए गए थे, आपने देखा था जी। एक जो बहुत महत्वपूर्ण था जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया था, और एक फिर ज़्यादा लार्जर स्केल पर हमारा जो मंत्रालय है उसकी तरफ से मंत्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को दिया था उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपको जानकर ये खुशी होगी कि दोनों हैकाथॉन की जो आधार था, जो विषय था, उसमें मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग रिलेटेड ही विषय थे जी। और इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों ने उसमें अपने काफी बढ़ चढ़कर देखा हम लोगों ने उसमें। और उसमें देखेंगे कि अवार्ड रखे गए हैं उसमें दोनों में, और काफ़ी स्तर तक ये दिखाया गया कि कैसे हम एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स को और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और मैकेनाइजेशन में स्टार्टअप्स को हम आगे बढ़ाएं ताकि हम स्वावलंबी हो सकें, हम दूसरों पर डिपेंड ना करें। ये बहुत बड़ी कोशिश है। और जो एक और स्कीम चल रही है जो RKBY के अंतर्गत फंडिंग है और ढेर सारे संस्थानों में चल रही है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक सेंटर है ZTM-BPT, जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लान डेवलपमेंट यूनिट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। और उसमें हमारे पास स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने का और उनको आगे बढ़ाने का, उनकी मेंटरिंग करने का और उनको फर्दर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश किया जाए। एक लंबी जो ना ये प्रक्रिया है, इसमें हम स्टार्टअप्स को बुलाते हैं और सीड ग्रांट और दूसरी दो तरह की ग्रांट हम उनको देते हैं, वो 5 लाख रुपए और 25 लाख रुपए का। मैं खुद उस पूरे प्रोग्राम से जुड़ा हूं और मुझे इतनी खुशी होती है
कि वो लड़के कुछ ऐसे भी किसान आए हैं जो अपनी एप्लीकेशन नहीं भर सकते ठीक से, वो बहुत बड़ा भाषण नहीं दे सकते, लेकिन उनको इतना हुनर है, तकनीकी ज्ञान है, और वो प्रोजेक्ट लेके आए, अप्रूव हुआ और उन प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। और काले साहब बैठे हैं, इनके सिस्टम में जो हमारा सब्सिडी का और उसमें मशीन है उसमें भी वो मशीनें इंक्लूड हुई। तो हम ये जो किसान और रिसर्च संस्थान, सरकार, ये सारे मिल करके इसमें इतना प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये लगता है कि आने वाले समय में ये जो कृषि का यंत्रीकरण है, कृषि में इंजीनियरिंग का समावेश है, कृषि में वैल्यू एडिशन है, कि ये सारी चीज़ों पर बहुत एक तरीके से रिवोल्यूशन आने वाला है। और उसमें मैं सभी जो घटक हैं जो इसमें योगदान दे रहे हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो लोग हमें सुन रहे हैं किसान भाई और जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स, वो इन जो ये स्कीम्स हैं इनका फ़ायदा उठाएं। आपको गवर्नमेंट 25 लाख तक जस्ट ग्रांट इन एड देती है कि आप लीजिए और टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ाइए। कितनी बड़ी राशि जो है वो मुहैया कराई जा रही है। और आधुनिक कृषि हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं के सपनों को साकार कर रही है। अपने जो साथी लोग यूएस में हैं उनसे भी चर्चा की, तो वो कहे अरे ये तो बहुत बड़ा चेंज है, वो इन देशों में भी नहीं सोच रहे हैं इस स्तर तक कैसे लाया जाए। तो बहुत रोचक बात आपने उठाई और इस पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लोगों को आगे बढ़ करके आकर के इसका फायदा उठाना चाहिए और भारत को संभावनाएं जाहिर तौर पर इस क्षेत्र में हैं। और कहीं ना कहीं आधुनिक कृषि जो है देखिए वो युवाओं के सपनों को साकार कर रही है और उन्हीं सपनों को पंख देने का काम कर रही हैं हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं। डॉक्टर वीएन काली जी, यहाँ खासतौर से अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि अब स्मार्ट फार्मिंग की तरफ रुख करते हैं, स्मार्ट फार्मर की हम बात करते हैं, और ऐसे में आवश्यकता यही कि इस पर और ज़्यादा जो निर्भरता है धीरे धीरे बढ़ेगी तो और किसान को फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि मेरे मित्र डॉक्टर इंद्रमणि जी ने बहुत महत्वपूर्ण सभी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मैं खास तौर पे आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि अगर हम लोग प्रोत्साहन करें तो हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो हमने देखा है कि जो पर्टिकुलरली जो हमारा जो कॉटन क्रॉप है वहाँ पे जो है जो पिकिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, सबसे ज़्यादा खर्चा किसान का होता है। लगभग बिल्कुल आज 10 से 15 रुपए पर केजी के रूप में उसको पिकिंग का खर्चा आता है। लेकिन हमने देखा कि हमारे जो कुछ जो वैज्ञानिक है या जो मैन्युफैक्चरर्स है ये इस दिशा में लगे हैं कि हम लोग कैसे रोबोट टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करें और वहाँ के पिकिंग उसको कर सके, तो उससे हम लोग खर्चा बहुत कम कर सकते हैं। और इसके लिए हमने वेबिनार ऑलरेडी रख चुके हैं और हम देखते हैं कि इस रोबोट टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। दूसरी एक तकनीकी और कुछ मैन्युफैक्चरर बना रहे हैं कि आप देखा होगा कि हमारा जो लैंड है हर जगह पे जो हमारा जो फर्टिलाइज़र है या इनपुट है हर एक जगह पे इक्वली ज़रूरत नहीं पड़ती है, किस जगह पे ज़रूरत पड़ती है किस जगह पे उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारा जो इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए वो सेंस करेगी जो मशीन कि किस प्लांट के लिए कितना उपयुक्त है, कितनी ज़रूरत है, उसी हिसाब से वो जो है पीछे जो हमारी जो सीड्रिल लगती है मशीन जो लगती है उसी से ऑटोमेटिक जो है उतना ही मात्रा में जो है वो उर्वरक जो है या जो पेस्टिसाइड है या बाकी जो है आवश्यकता अनुसार, यानी आवश्यकता अनुसार वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसानों की जो है आय को दुगना करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका खर्चा किस तरह से कम कर सकते हैं, इस दिशा में भारत सरकार बहुत कार्यरत है। जी बिल्कुल, देखिए प्रयास यही है कि किसान की ना सिर्फ आमदनी जो है वो दुगनी की जाए बल्कि जो लागत है जो कहीं ना कहीं एक भार किसान पर होता है उस भार को बहुत कम कर दिया जाए जिससे और ज़्यादा जो मुनाफा है किसान का बढ़ सके। डॉक्टर संतोष, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, नई नई मशीन की जब हम बात करते हैं, नई इन्वेंशन की हम बात की जाती है, आप क्या लगता है किस तरह के जो इन्वेंशन है, नवाचार हैं, आज के समय में उनकी आवश्यकता है? क्योंकि किसान के सामने जो समस्याएं हैं जाहिर तौर पर रहती हैं, कैसे उनका समाधान ढूंढ सकते हैं हम मशीनों के जरिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और मशीनों के जरिए करना ही है आगे आने वाले दिनों में। जी जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए हमारा भारत एक विविधता का देश है। अगर कोई मशीन हमने ऐसे बना ली जो उसको उत्तर प्रदेश का एक किसान चला सकता है तो वो कोई जरूरी नहीं कि वो मिजोरम में, त्रिपुरा में और मणिपुर में जहाँ पे हाइट कम होती है तो लोग कमजोर होते हैं इन कंपैरिजन टू उत्तर प्रदेश फार्मर्स, तो वही मशीन उनके लिए भी सूटेबल होगी। जी तो हम लोग उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए डिफरेंट रीजन वाइज मशीनों का रिकमेंडेशन करते हैं, डिफरेंट तकनीकियों का विकास करते हैं
कि जो इस रीजन में किस तरह की मशीन, उसको अर्गोनॉमिकली टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद हम रिकमेंड कर पाते हैं, या अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है जो संस्था ने बनाया है मशीन को, उनको हम बताते हैं कि अगर इसको आप ऐसा बना देंगे तो वो महिला फ्रेंडली हो जाएगी, तो और या उस स्टेट से रिलेटेड है तो वहां पे भी हम इस चीज को दे पाएंगे। जी बिल्कुल। भारत सरकार का बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम इस समय चल रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और शेड्यूल कास्ट सब प्लान। तो इसमें हम बहुत सारे संस्थानों को बहुत पैसा भारत सरकार ने दिया है, हम लोगों को कुछ पैसा मिला है। तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल लोग हैं, शेड्यूल कास्ट महिलाएं हैं जो ज्यादातर खेती से जुड़ी हुई हैं, लेबर का काम करती हैं, लगभग 40% महिलाएं हैं जो कृषि में लेबर का काम करती हैं, तो उनको भी हम कैसे इस मुख्य धारा में ला पाए जिससे कि उनको भी मशीनें उपलब्ध हो पाए, उनका कष्ट साध्य वर्क जो है वो भी कम हो पाए। जी तो बिल्कुल। इस दिशा में हम SC/ST प्लान से भी सपोर्ट उनको कर रहे हैं और इसके लिए भारत सरकार बहुत बधाई का पात्र है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बहुत बधाई का पात्र है जो उधर से पैसा हम लोगों को संस्थानों को डाइवर्ट कर रहा है और हम ग्रास रूट लेवल पे उसका फायदा पहुंचा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो एक किसान है उसको चौतरफा ना सिर्फ योजनाओं का लाभ मिल सके बल्कि आत्मनिर्भरता जो है वो हमारे देश में आ सके, कृषि क्षेत्र में आ सके। साथ ही डॉक्टर मिश्र अगर बात की जाए, जैसा भी डॉक्टर संतोष भी यहाँ जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग मशीनें हैं हमारे पास। पहले हम जानते थे कि मशीन है एक फसल की कटाई के लिए, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो खेत की तैयारी करने से लेकर उत्पाद को बाजार पहुँचाने तक जो मशीनें हैं उनका सहारा लिया जाता है। और किस तरीके से आप इसको देखते हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा जो मशीनीकरण है वो होगा, क्योंकि सरकार ने हाल ही में हमने देखा जो कृषि अवसंरचना कोष है इसका भी प्रावधान रखा है, कितनी मदद जो है अब किसान को मिल पाएगी? मैं बहुत ही आशान्वित हूँ। जैसे शुरुआत में बात हुई थी कि मशीनीकरण जो है उसका जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि कैसे इफ़िशियंसी लाई जाए, कैसे प्रिसीजन लाया जाए, कैसे लार्ज स्केल पर काम किया जाए और कैसे जो किसान पूरे दिन काम करता है उसकी ड्रेजरी जिसे हम कहते हैं, जो परेशान होता है, थकावट है, उसको कैसे रिमूव किया जाए। और एक और महत्वपूर्ण था कि समय पे काम हो, टाइमलीनेस कहते हैं। आपको पता है कि कृषि जो है ना जलवायु आधारित बिल्कुल जो चीज़ है और उसमें जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, पर्टिकुलरली जब हम बीज डालना है या पौध लगाना है और जो हार्वेस्टिंग करनी है या आपको पेस्टिसाइड डालना है, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उस समय पे काम नहीं हुआ तो आपका फ़ायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो उस समय पे काम करने के लिए ही अंग्रेजी में वो जो टाइम कि समय पर ही काम होना है। जी बिल्कुल। लेट हो गए तो गया। जी। तो उसको मशीनीकरण ही जो है उसको प्राप्त करवा सकता है। जी। एक और इशू है जिसको हम जोड़ते हैं सोशल इंजीनियरिंग का। मतलब मैं ये पर्सनली देखता हूँ, जितनी बार मैं किसानों से चर्चा करता हूँ, तो अगर खेती में युवा को अट्रैक्ट करना है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर किसान के बच्चे को या बच्चे को हम कहते हैं कि भाई या जो भी खेत में काम कर रहा है कि आप देसी हल से 1 एकड़ खेत जोड़ो और 23 किलोमीटर ऐसे करके मैंने आप देखेंगे चलना पड़ता, बहुत ड्रेजरी काम। अगर उसी किसान को हम कहते हैं कि नहीं ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पकड़ करके बैठना है और चलना है, तो उसमें एक शान की जो बात है ना, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमें मैकेनाइजेशन के थ्रू ही युवा वर्ग को अट्रैक्ट करना, ये क्या करेगा, एक तरफ तो ये थोड़ा सा स्टेटस और उसकी बात आएगी कि अच्छा काम है, दूसरी तरफ कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जब हम कहते हैं लागत को कम करेगी, तो किसान को कम पैसा लगाना पड़ेगा और उसको ये भी पता है कि जो प्रोड्यूस है उसमें हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन करेगा, अरहर नहीं बेचनी है, दाल बेचना है, राइस नहीं, धान नहीं बेचना है, चावल बेचना है, पैक करना है उसको और लेकर के चलना। ग्रामीण लेवल पर भी हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने के किस तरह से जाए, ये इस तरीके से। और ऑन फार्म स्टोरेज की बात हो रही है, वो एक बहुत जरूरी चीज होती है। कैसे हम किसान के खेत पर ही हम ना किस तरीके से हम क्या कहते हैं उसको स्टोर करें। तो आपने अभी हाल में सुना होगा कि हमारा संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, एक पूसा फार्म सनफ्रिज करके एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। अभी हाल में किसान मेला हुआ था और हमने उसको लार्ज स्केल पर सबको दिखाया। उस टेक्नोलॉजी को हमने राजस्थान के एक पिचौलिया गांव है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में और एक पानीपत में चमरारा गांव है, वहां पर किसानों के खेत पे लगाया। वहाँ पर सभी लोग, मंत्री महोदय और सभी लोग आए थे, सभी ने उन किसानों से बात की। इस तरीके की टेक्नोलॉजी को प्रसारित करने की ज़रूरत है कि फार्म पे कैसे पेरिसेबल प्रोड्यूस जो हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनके लाइफ को कैसे 10 दिन 15 दिन
बढ़ा सकें अगर हम, तो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में हम बहुत बड़ा योगदान करेंगे। जी, काफ़ी योगदान देखने के जरिए हो सकता है। ये मैकेनाइजेशन और उससे इंजीनियरिंग रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनसे इंडियन एग्रीकल्चर प्रॉस्पर होगा, आगे बढ़ेगा और वो भूमिका अदा करेगा जिसको अभी हाल में हमने देखा कि हम अंग्रेजी में कहते हैं सेवियर इन क्राइसिस। जी बिल्कुल। तो जो सेवियर इन क्राइसिस की भूमिका जो आपने देखा कि जब पिछली बार हुआ, अभी यही समय है बिल्कुल समझ के, अप्रैल में जब सब कुछ बंद था, जी बिल्कुल, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता, किसान की जो फसल थी खेत पे पड़ी थी, उस समय भारत सरकार की तरफ से जो छूट दी गई और मशीनों के मूवमेंट को लेकर के काले साहब बैठे हैं, उस समय मंत्रालय ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, काफी उपलब्धि उसको हम मान सकते हैं कि कोरोना काल में और भी हम खरीफ की फसल को एकदम टाइम से बुआई कर सके, एवर हाईएस्ट सोइंग हो पाई। और ये देख करके एक आपको और ही चीज काले साहब इसको इंडोर्स करेंगे कि जो जून जुलाई और में जब आप मशीनरी और ट्रैक्टर का प्रोडक्शन देखेंगे भारत में 2020 में, तो 2019 के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ, बिल्कुल होने के बावजूद। ना सिर्फ उत्पादन के जो आंकड़े हैं लगातार उसमें बदलाव हम देख पा रहे हैं, और बल्कि एक रिकॉर्ड उपज की हम बात करते हैं, अलग अलग फसलों की भी अगर बात की जाए, उसमें डॉक्टर मीन काले आप मानते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण योगदान है, किसान की मेहनत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो मशीनीकरण को किसान ने अपनाया है वो ज़्यादा फायदा पहुंचा रहा है उनको? हाँ बिल्कुल। अभी जो आपने एक कृषि अवशेष के बारे में आपने जो एक प्रश्न उठाया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो फसल अवशेष जलाने की जो समस्या हमारे सामने जो निरंतर आ रही है, उससे प्रदूषण हो रहा है, तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 2018-19 में ही ये बहुत बड़ी स्कीम जो है लॉन्च की है 4 स्टेट्स के लिए। और आपने देखा होगा कि लगभग उसमें हमने जो है भारत सरकार ने लगभग 1700 करोड़ रुपए जो है हमने इन 4 राज्यों को दिया है, प्रदान किया है, और उसमें लगभग हमने 40,000 जो है कस्टम हायरिंग सेंटर वहाँ पे स्थापित कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और 1.5 लाख के ऊपर मशीन जो है हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जी मैनेजमेंट की जो मशीनरी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जी, अवशेष प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एक समस्या लगातार रही, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पर लगातार हम देखते थे कि जहाँ से प्रदूषण की समस्या आती थी, पराली प्रबंधन के लिए लगातार बात उठती थी, लेकिन ऐसे में आवश्यकता थी किसान के पास जो मशीन है वो तो पहुँच सके, और उसी के लिए सरकार ने देखिए प्रयास किए जिनका जिक्र डॉक्टर मीन काले यहाँ कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए, किस तरीके से और जो तस्वीर है वो बदलती नजर आएगी, इस बारे में डॉक्टर संतोष आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन हम मानते हैं कि जो तकनीकी ज्ञान है या मशीनों के इस्तेमाल की बात की जाती है उसमें जो हमारे किसान हैं वो ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, लेकिन महिला किसानों की खासतौर से बात की जाए, उनका किस तरह का रुझान आप देख पाते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि महिला किसानों के पास समय बहुत कम है, वो सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक घर के कामों में ही लगी रहती है। जी। लेकिन अभी जो पैसा कमाने के चक्कर में जो हमारे पुरुष भाई गांव छोड़ करके, खेती छोड़ करके बाहर जा रहे हैं शहरों की तरफ, उससे उनकी जिम्मेदारी किसान महिलाओं के ऊपर पड़ रही है। उनको तकनीकी ज्ञान का जरूरत है, और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है घर में बच्चे, बूढ़े, जवान और जानवरों को भी देखना, पूरा जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बिल्कुल। तो वो जरूर चाहती हैं कि ऐसे कौन कौन से मशीनें हैं जो उनके समय को बचा पाए, जिससे वो समय बचेगा तो वो अपने परिवार के लिए दे पाएंगी, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा काम करके अपना इनकम जनरेट कर पाएंगी। जी, तो वो मशीनों के लिए बहुत ध्यान है। अभी देखिए सिंचाई होता है, जो किसान महिलाएं सिंचाई हमारा जो फ्लडिंग सिस्टम पूरा होता था, लेकिन अभी कुछ हमारे पास ऐसी तकनीकियां आ गई जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, बहुत कम पानी का जरूरत होता है। जी। रिमोट सिस्टम है, रिमोट सिस्टम बना देने से बन गया है वो, और रिमोट सिस्टम को घर में बैठे बैठे ही आप ऑन कर पाएंगे, सेंसर बेस्ड होगा कि यहाँ भी पानी का जरूरत नहीं, पूरा हो गया खेत में, तो घर में बैठे बैठे रात में पता चला पानी लग रहा है और रात में 12 बजे ट्यूबवेल बंद करने के लिए जाना है, तो महिलाएं नहीं जा सकती हैं। लेकिन अगर रिमोट सिस्टम उनके पास है, उनको मैसेज आ गया कि हाँ अभी आप पानी का खेत का जरूरत पूरा हो गया, वो घर में रिमोट से बैठ के पंप को बंद कर। बिल्कुल, यानी ये एक बड़ा बदलाव है जो हम देख पा रहे हैं। मशीनों की वजह से अलग अलग कृषि यंत्र, कृषि उपकरण जो हैं वो देखिए हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, और काफ़ी जो इनके उपयोग की दक्षता की अगर बात की जाए वो काफ़ी बेहतर, और अब जो किसान है वो जानने लगा है, समझने लगा है कि कितना लाभ उसको इन मशीनों के इस्तेमाल से, इनके प्रयोग से हो सकता है। फिलहाल आने वाले समय में और किस तरीके से जो कृषि है इसको और बदल पाएंगी मशीनें, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की,
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कृषि क्षेत्र में मशीनों के महत्व की, मशीनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या फ़ायदा इसको अब हमारे जो किसान हैं उनको मिलने लगा है। यहाँ अलग अलग जो मशीनें हैं देखिए उनका इस्तेमाल होता है खेत की तैयारी करने से लेकर, जब हम सभी जानते हैं कि ना सिर्फ जो प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं वहाँ भी मशीनों का इस्तेमाल होता है और जो उत्पाद है वो बाजार में पहुँचता है, जिसके बाद किसान को मुनाफा जो है वो अब मिलने लगा है। लेकिन इस मुनाफे को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या किसान के लिए जो चुनौतियाँ उनको कैसे हम कम कर रहे हैं, इस बारे में डॉक्टर मिश्रा अगर देखा जाए, क्योंकि जो यंत्र हैं या उपकरण हैं अलग अलग तरीके के हैं, कुछ हस्तचलित भी होते हैं, कुछ विद्युत चलित हैं, ऐसे में किस तरह का एक सहयोग जो है वो किसान के साथ हो पाता है, या उसके लिए जब हम बात करते हैं सावधानी आपको कई बरतनी होंगी, कैसे जो सारी जानकारी है किसान को दी जाती है? जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो मशीनों का उपयोग किया जाए उसमें ज़रूरी है कि हर तरह की सावधानी बरती जाए। तो और जैसा बात हो रही है कि मैनुअल इक्विपमेंट भी हैं जी, जो काफ़ी दक्षतापूर्ण हैं, फिर इंजन से चलने वाले हैं, आपके मोटर से चलने वाले हैं जी। तो कुछ ऐसे यंत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। उसमें एक जो है चारा काटने की मशीन और जो थ्रेशर है, इसके बारे में कई बार आप देखते होंगे कि ढेर सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जी जी। वहाँ पर किसान भाइयों को बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की। जैसे चारा काटने की मशीन में आजकल इस तरीके के एडिशन आए हैं कि आप उनमें मानकों में भी बदलाव किया गया और मानकों के बदलाव के अलावा छोटी चीज़ें उसमें ऐसे एडिशन लगाए गए कि ताकि आपको सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया उसमें, ताकि आप अगर हाथ कर दिया गया है ऊपर से। तो हमारे पास जैसे IRI का भी अपना एक सेफ्टी गैजेट बनाए हैं हम। उन सेफ्टी गैजेट को बहुत सस्ते में 1000 से कम में है, चारा काटने वाली मशीन पर लगाए जा सकते हैं। उनसे जैसे आपका जब हाथ आदमी चारा लगा रहा है तो एक रोलर टाइप का हो, जैसे अगर कहीं और ध्यान है तो रोलर उसको बता देगा और हाथ हटा लेगा। कई बार ऐसा होता है कि चक्का उसका जो है ना खुला छुड़ा हुआ है, तो उसके लिए एक नट दे दिया कि वो बंद करके रख दो, बच्चे आके कभी कभी चला देते हैं। इसी तरह से जहाँ पर आपकी जो काटने का अपना जो ये है उसके साथ एक हमने गार्ड लगा दिया है कि गार्ड से कम कभी हाथ उसके पास न जाए। जी बिल्कुल। और इसी कड़ी में डॉक्टर वीएन काले आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि किसानों को कैसे जानकारी दी जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है, इस दिशा में सरकार अपने स्तर पर कैसे प्रयास करती है? आपने देखा कि जो कृषि यांत्रिकरण है उसमें सबसे बड़ी जो हमारी बाधा है वो तकनीकी जो टेक्निकल मैन पावर की है, क्योंकि हमारे पास जो है उपलब्ध जो टेक्निकल मैन पावर की बहुत कमी है। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो है पहले से ही जो है पहले पंचवार्षिक योजना में ही जो है फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण केंद्र की स्थापना की है जी। जो आज देश में लगभग 4 जगह पे उपलब्ध है ये संस्थानें। और यहाँ पे किसानों को जो है विभिन्न कृषि मशीनरी के बारे में, उसका रख रखाव जो है, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसका कैसे चलन करते हैं, उसका कैसे सिलेक्शन करते हैं, विभिन्न क्रॉप्स के लिए कैसे मशीनरी होती है, ये सबका जो प्रशिक्षण है जो किसानों को मुफ्त में दिया जाता है ये उसमें। और उनको रहने के लिए भी खर्चा वहाँ पे भारत सरकार वह करती है और आने जाने के लिए भी जो है खर्चा भारत सरकार देती है जी बिल्कुल। तो वहाँ पे बहुत अच्छे सिस्टम है और स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन है हमारे जो भारत सरकार की है जी। इसके अलावा जो है दूसरी बात जो है कि जो मशीनरी कैसी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्वक होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हमारी जो संस्थान है जो फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है वो परीक्षण का भी कार्य करती है। और आप देखेंगे कि हमने लगभग 6-7 साल में लगभग 10,000 मशीनों का प्रशिक्षण किया ताकि जो गुणवत्तापूर्वक जो मशीन जो है वो किसान तक पहुँचे और उसको चाहे सेफ्टी का नॉर्म्स हो या चाहे
अलग अलग टाइप के नॉर्म जो है, चाहे उसका कंस्ट्रक्शन हो या उसके लिए क्या नॉर्म होना चाहिए, इसके लिए हमारी भारत सरकार की बहुत बड़ी कमेटी है। उसमें BIS जो है उसको कंट्रोल करता है स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए, और भारत सरकार उसमें काफ़ी उसमें अच्छे सजेशन देके उसका काफ़ी योगदान करती है ताकि अच्छे स्टैंडर्ड्स निर्माण हो और जो है अच्छी गुणवत्तापूर्वक जो मशीनें इस देश में उत्पादक हो, उत्पादन हो जाए। देखिए, जो मशीनें हैं अपने स्तर पर मानकों पर खरी उतरे, ये ज़रूरी, इस बात को सरकार सुनिश्चित करती है कि हर एक जो मशीन है वो मानकों पर खरी उतरे। उसके बाद जो गुणवत्ता आपको उत्पाद की मिल सके, इसके लिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं पूरी जानकारी किसानों को देते हैं, उसके उपयोग के लिए भी पूरी जानकारी दी जाती है। डॉक्टर संतोष, आपसे भी हम यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो मशीनें हैं वो अलग अलग गाँव तक पहुँचती हैं। रुझान आपने बताया कि ना सिर्फ जो किसान हैं, महिला किसान भी हैं, उनका रुझान किस तरह का रहा है, लेकिन ऐसे में आने वाले समय की अगर बात की जाए और ख़ासतौर से हमारे जब जो तटीय क्षेत्रों को अगर देखा जाए, वहाँ पर किस तरीके से आपको लगता है कि आने वाले समय में जो अलग अलग मशीनें हैं उनका अगर योगदान बढ़ेगा तो उन क्षेत्रों की भी जो स्थिति है उसमें बदलाव नजर आएगा हमें? हाँ, निश्चय ही हम ये कह सकते हैं कि जरूर बदलाव नजर आएगा जी, क्योंकि जैसे कि हमारा भविष्य ही मशीन पे निर्भर होने वाला है, मशीनीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें हमारे बहुत बड़ा प्रोग्राम मेक इन इंडिया है, जिसमें कि टोटल हमारा कैसे मशीन बनाया जाएगा, जो भारत में ही बनाया जाएगा, वो हर तरह की मशीनें होंगी, ना कि कृषि क्षेत्र की बल्कि सभी क्षेत्रों की मशीनें होंगी। अगर वो भारत में बन पाएंगे और ग्रास रूट लेवल तक, चाहे वो ईस्टर्न क्षेत्र हो चाहे पूर्वी क्षेत्र हो, वहां तक सब जगह पहुंच पाएगा तो निश्चय ही उन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और उनका समय बचेगा। हमारे संस्थान में जो महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अभी महिला छात्रावास भी बना दिया गया, जहाँ पे हम उनको बोर्डिंग और लॉजिंग फ्री में देते हैं और उनको जैसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है उनको ला करके हम यहाँ प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल अनुभव कराते हैं, उनको खुद चलवाते हैं और जिससे वो सीख के जाती हैं। और उनके साथ साथ अगर हमारे पास बजट है तो उनको कुछ मशीनें भी हम जो छोटे कास्ट की उनको भी हम उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो साथ जा करके कर पाए। तो इस तरह से हमारी एक छोटा सा जो इंटरवेंशन है वो अगर गांव में पहुंचता है तो निश्चय से गांव वाले जागृत होते हैं और पूरा गांव में पता चलता है कि ये मशीन है, तो उसके लिए फिर उस मशीन की डिमांड भी बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से फिर प्रोडक्शन के लिए हमको बल मिलता है कि इसको और ज्यादा बढ़ाएं। जी बिल्कुल, देखा लगातार जो अलग अलग मशीनें हैं वो किसानों के बीच तक पहुंच रही हैं। और खासतौर से डॉक्टर मिश्रा, अगर देखा जाए जब मशीनों की हम बात करते हैं, अभी जो हमारी गेहूं की फसल जिस तरीके से उसकी कटाई में हम देखेंगे, थ्रेशिंग में हम देखते हैं जो किसान है इस्तेमाल करते हैं, या फिर अलग अलग जो सब्जी फसलें हैं, आलू के लिए जो अलग अलग उत्पाद तैयार किए जाते हैं उसके लिए हम मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे आपको लगता है आने वाले समय में जो आधुनिक कृषि की एक नई तस्वीर नज़र आएगी, कितना योगदान उसमें मशीनों का हम देख सकेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मशीनों का योगदान बहुत अधिक होगा और जैसे आपने बात कहा कि आने वाला समय है गेहूं की फसल की या दूसरे की कटाई और या क्या कहते हैं आलू निकालना है, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी बन चुके हैं। हम ये मानते हैं कि भारत में हम एक विशाल देश हैं, अलग अलग तरीके की स्थितियां हैं। अभी काले साहब बता रहे थे 86.2% किसान छोटे किसान हैं, मझौले किसान हैं, बड़े किसान भी हैं। तो इसीलिए जो हमारी कोशिश है कि हर को तकनीकी प्रोवाइड की जाए। और जब हम तकनीकी की बात करते हैं तो हम जो इफ़िशिएंट मैनुअल टूल से लेकर के, अगर हमें सेरेटेड हंसिया की बात करते हैं और वो मैनुअल एफर्ट को कम कर सकती है, एक आदमी ज़्यादा काट सकता है, नवीन हंसिया की बात करें, उससे लेकर के फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें छोटे पावर टिलर ऑपरेटेड हार्वेस्टिंग मशीन्स उपलब्ध हैं, उनसे लेकर के एक रीपर बाइंडर मशीन लाई गई कि भाई हम रीप भी करें और वो बाइंड कर दे, बांध करके उसका भी खूब प्रचार प्रसार किया गया। धान और गन्ने जैसी जो उनके भी फसलों के लिए भी अलग-अलग ट्रैक्टर के आगे हमने हार्वेस्टर लगा दिया, फिर बाद में जाके कंबाइन हार्वेस्टर की बात है। तो एक रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने की, चाहे भारत सरकार की तरफ से हो चाहे संस्थानों की तरफ से हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इस तरीके की है कि अगर हमें कंबाइन हार्वेस्टर पर सब्सिडी देनी है तो हमें छोटे इक्विपमेंट पर भी सब्सिडी देनी है। सबको जोड़ा गया। तो एक तो ये कोशिश है कि, और दूसरा ये कोशिश की गई कि जो जितने भी क्रॉप हैं उनको सब में हम मैकेनाइजेशन लाने की कोशिश करें। एक ये भी कोशिश की जा रही है कि एक मशीन जो रिसर्च संस्थानों की तरफ से है कि हर एक
हर एक क्रॉप के लिए मशीन जो है ना उपलब्ध कराना मुश्किल होगा, तो कैसे इनको मल्टीपर्पज बनाया जाए मशीनों को, ताकि बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय कैसे। अब हमारी एक कोशिश है कि कैसे उन्हीं में एडजस्टमेंट करके बहुउद्देशीय बनाया जाए। और छोटे किसानों के लिए श्रीवास्तव साहब ने बात की, हमारे मित्र काले साहब ने बात की, छोटे किसानों को भी तकनीकी प्रोवाइड कराना हमारा कर्तव्य है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात उन्होंने किया कि दो गवर्नमेंट की जो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम चल रही हैं, एक एससी सब प्लान की बात की, एक हर एक स्तर पर यानी हम देख सकते हैं जो मशीनों का योगदान है। हमारा अपना संस्थान छोटी मशीनें, छोटे पैडल ऑपरेटेड थ्रेशर हैं, व्हील हो है, छोटा पैडी का छोटा सा ट्रांसप्लांटर है, इस तरीके की मशीनों को हमने नॉर्थ ईस्ट में 8000 किसानों के पास पहुंचे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान पहुंच जो है वो बढ़ चुकी है अलग मशीनों की, और हम इन तकनीकी को किसानों के पास ले जाकर के पहुंचाने की कोशिश करें। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि जैसे भारतीय किसान की हालत और उसकी सोच बदल रही है, और हम उसमें मशीनीकरण का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो इसका कहीं ना कहीं मान सकते हैं जो भूमिका है, इसमें भी बदलाव हम देख पा रहे हैं मशीनों की। आखिर में यहाँ डॉक्टर वीएन काली जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जब बदलाव की हम बात कर रहे हैं और किस तरह का जो बदलाव है वो नज़र आएगा, या जैसे डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जो बहुउद्देशीय उपकरण हैं, मशीनें हैं, उन पर लगातार जोर दिया जा रहा है, सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है, और एक जो नई तस्वीर है वो मशीनीकरण की हमें क्या नज़र आएगी कृषि क्षेत्र के लिए? हाँ, जैसे कि चर्चा हो रही है कि तो हमें अगर हमारे युवाओं को अगर इस कृषि में अगर उनको भागीदारी बनाना है तो हमें कृषि यंत्रिकी को बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा जी। तो इसलिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, और आप देखेंगे कि हमने विगत वर्षों में लगभग जो है 17 लाख के ऊपर से जो है मशीनें हमने बांट चुके हैं जी, बिल्कुल। और उसमें लगभग हम लोग सब्सिडी भी दे रहे हैं, 40% जो है जनरल कैटेगरीज के लिए देते हैं, और 10% ज़्यादा जो है वो SC STs और वुमेन्स के लिए हम लोग देते हैं, यानी हर तबके का विकास हो सके। हाँ, इस तरह से अभी जो है कस्टम हायरिंग सेंटर के ऊपर काफ़ी रुझान है भारत सरकार का, और यही एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि ये आगे चल करके जो है एक अच्छा सफल प्रयोग होगा कृषि यांत्रिकरण में। तो उसमें लिए भारत सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, और आगे चल के हम लोग देख रहे हैं कि आगे जो EFC बन रही है हमारी, और जो आगे का 5 ईयर प्लान बन रहा है, तो उसमें ज़रूर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको किस तरह से और बढ़ावा दे सकते हैं। और साथ साथ में आपने ये देखा होगा कि ये जो है मशीनरी को जो है हम लोग किस तरह से हम लोग इसको प्रचार प्रसार करें, इसके लिए भी भारत सरकार जो है 100% जो है सब्सिडी जो है राज्य सरकार को देती है। उसमें अगर वो मशीन खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकती है, यानी हर स्तर पर जो हर संभव मदद आप है उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती है। तो हर तरह पे हम लोग उसको और दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई किसान जो है अगर कोई मशीन को अगर एडॉप्ट करना चाहते हैं, नई मशीन है, तो उसके लिए पर हेक्टर जो ऑपरेशन कॉस्ट भी हम भारत सरकार के प्रावधान बना हुआ है ऑलरेडी, और आगे भी हम लोग इसमें करना चाहते हैं कि ताकि और किसानों को जो है लाभ पहुंच सके जी। और काफ़ी हद तक हम मान सकते हैं जो सरकार है, जो खर्च होता था या लागत आती थी, सरकार उसको वहन कर रही है। अनुदान जो है अलग अलग स्तरों पर दिया जा रहा है, जिससे और ज़्यादा जो मशीनें हैं, उपकरण हैं या कृषि यंत्र हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके, जो किसान की जो आमदनी है वो दुगनी हो सके, और इसके साथ साथ ना सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो जल्द ही साकार हो सके। तो आज हमने जाना क्या योगदान है मशीनों का कृषि क्षेत्र में। फिलहाल हमारे जो विशेषज्ञ आप सभी हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर संतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही डॉक्टर इंद्रमणि मिश्र आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वीएन काली जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने हमारे साथ साझा की और बताया कि किस तरीके से जो मशीनीकरण है वो हम देख सकेंगे आने वाले समय में। और आत्मनिर्भर भारत की जब बात कही जा रही है तो इसमें मशीनों का भी योगदान रहेगा, कृषि क्षेत्र में और ज़्यादा मजबूती आ सकेगी, जो किसान है उसको फ़ायदा मिल सकेगा। लेकिन सिर्फ आपकी जो जानकारी है उसको बढ़ाना होगा, तकनीकी ज्ञान जो है उसको आपको बढ़ाना होगा। सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, आप सभी को भी एक कदम और आगे बढ़ाना होगा इस जानकारी को हासिल करने के लिए। फिलहाल आज विचार विमर्श में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान।
बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए 31 मई से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवात, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे यह कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर।